हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की वीडियो नंबर 6 है। उम्मीद है आपने पहले सभी वीडियो देख ली होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। तो आज का जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर खत्म होने के बाद जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की शुरुआत होती है आपकी एक्सरसाइज, और ये टॉपिक है, आप इसको चेक कर लेना एनसीईआरटी में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी करके टॉपिक है, तो इसकी पूरी जो डिटेल स्टडी है, इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट है वो भी आज ही ख़त्म होगा। तो पूरी जो डिटेल कहानी है इसकी वो आपको आज ख़त्म करनी है, और उम्मीद है आपको ये सारी समझ में आएगी, जो कि आएगी ही कंफर्म। तो जो डिटेल स्टडी है, पूरा जो बेस है इसका, उसके बाद जितने आप एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। तो शुरुआत होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसा कि नाम ही से ही पता लग रहा है, ये एंथैल्पी है। और एंथैल्पी में अगर हम देखें, टॉपिक का नाम लिख देता हूँ मैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जनरली इसको रिप्रेजेंट कर किया जाता है डेल्टा आई एच। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल्टा आई एच, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। होती क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल की गई एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये सोडियम है, सोडियम में से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो निकालना है। फिलहाल इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो ये इतनी आसानी से नहीं निकला, इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है ना, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तब जाके वो निकला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस सोडियम को इस तरह से बनाऊं, तो ये देखो, ये सोडियम है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, और ये इसकी तीसरी शेल है। ठीक है, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली शेल में हो गया आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल में हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए एनर्जी दी, और ये कन्वर्ट हो गया आपका Na पॉजिटिव। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही शेल बच गई, पहले में 2 और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस तरीके से ये 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस। तो इस एनर्जी को ही कहा गया है क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हुई, द एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ रिक्वायर होगी, ठीक है ना, टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ एक टर्म और आ गई, इसको भी मैं यहीं पे डिफाइन कर दूं, इसे क्या कहते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ जो लिया गया एटम है वो सॉलिड फेज में नहीं है, वो गैस फेज में है। इसको कहते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। का मतलब है आइसोलेट, जो अकेला रहता है, आइसोलेट रहता है, ठीक है ना। कई बच्चे अकेला रहना पसंद करते हैं, तो आइसोलेट का मतलब है कि वो किसी के साथ ना रहे। जैसे Cl2 होता है, Cl2 क्या आइसोलेट है? नहीं, वो बॉन्डेड है, तो एक साथ रहते हैं, तो इसको अलग होना पड़ेगा। अगर अब Cl अलग हो गया तो इसे हम आइसोलेट बोलेंगे। ये देखो, ये सोडियम आइसोलेट है, और इसका फेज कौन सा होना चाहिए, गैसियस। अगर ये सॉलिड में है तो इसको गैस में चेंज करो। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होना को ही कहते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी, लेके वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो आइसोलेट गैसियस एटम समझ गए होगे, इसे बोलते हैं आइसोलेट गैसियस एटम, जो अकेला है और गैस फेज में है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है ना, और उसके लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है उसे कहेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर मैं सोडियम की ही बात करूं, तो सोडियम की जो रियल वैल्यू होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो भाई इसकी रियल वैल्यू मैं लिख देता हूँ, डेल्टा आई एच जो इसकी सोडियम की है वो होती है +31 किलो जूल पर मोल। यहाँ एक बात ध्यान रहे कि प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई है, रिक्वायर्ड हुई है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव हो, ठीक है ना। ये हमेशा क्या होती है,
पॉजिटिव। तो अगर मैं थोड़े और केस यहाँ पर डिस्कस करूँ तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देखो एल्यूमिनियम जो है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे अपना, तो इसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी वो लगेगी आपकी प्लस 578 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर दे, ये देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर दे ये, तो इसके लिए एनर्जी जो लगेगी वो IH1 होगी। अब ये IH2 हो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो ये क्या होगी, अब बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि अब Al पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हो चुके हैं 12, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 13 ही हैं। तो मोर केयर यानी 13 माँ हैं और 12 बच्चे हैं, तो ज़्यादा केयर यानी ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो अब ज़्यादा एनर्जी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन को और निकालने में। तो ये आप अंदाज़ा लगाओ 1795, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन और निकालने में। और अगर मैं कहूँ एक इलेक्ट्रॉन और निकालो, तो अगर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर आप निकालना चाहोगे तो आप अंदाज़ा लगा लो, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड जो है वो और भी ज़्यादा लगेगी, और वो कितनी हो जाएगी, प्लस 2758 किलो जूल पर मोल। यानी एक बात यहाँ से प्रूव होगी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो फर्स्ट है उससे ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, और उससे सबसे ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या आपकी थर्ड। ठीक है, तो ये जो सेटअप है इसे रजिस्टर के टॉप पे हाईलाइट करना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगाई गई होगी इसकी कि क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक चीज़ को और सीखो, अगर आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जा रहे हो, यानी आप सोडियम से ट्रैवल करते करते, सोडियम जिसका साइज बड़ा है से ट्रैवल करते करते क्लोरीन की तरफ जा रहे हो, क्लोरीन जिसका साइज छोटा है, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, इंक्रीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज। ठीक है, अब ये इंक्रीज क्यों होगी भाई, लेफ्ट राइट आप जा रहे हो तो आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, बढ़ता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ जाएगा तो साइज कम हो जाएगा, और अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यानी इसका सिंपल सा आंसर जो है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सिंपल डिक्रीज। क्यों होती है, क्योंकि एडिशन ऑफ न्यू शेल की वजह से साइज बढ़ जाता है, और बढ़े हुए साइज से बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया होता है। अब अंदाज़ा लगाओ, ये आपका सोडियम है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो सीजियम तक जाओगे तो सीजियम का साइज और बड़ा हो गया, इतना बड़ा साइज हो गया। ठीक है ना, अब बीच में छोटा सा न्यूक्लियस और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो पता भी नहीं लगेगा माँ को कि कब बच्चा बाहर निकल गया। ठीक है ना, तो घर से बाहर कब वो भाग गया पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ सीजियम का जो न्यूक्लियस है और ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो लगी है बहुत कम लगी है, और यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन होता तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो लगती वो बहुत ज़्यादा होती, अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूँ तो। ठीक है, तो ये तो जनरल सेंस है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से होता है। अब हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं, ये तो हमारा बेस हो गया पूरा का पूरा। अब जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर होंगे कि कितने इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार बाद में आपको जो फैक्ट है वो बता देता हूँ। ये देखो कमाल का फैक्ट है, इस चैप्टर में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में इन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ये 2 क्वेश्चन 16 और सॉरी ये गलत निशान लग गया, 16 और 20, ये 16 और 20 सर्कल और ये रेक्टेंगल, इन दोनों में से 16 और 20 में से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। अगर ना आए तो आप 12th में यहाँ पढ़ना ही मत, इतना भी मैं श्योर हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों की दोनों। ये 16 तो आज हम खत्म कर लेंगे, जो 20 वो अगली क्लास में होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 16? कह रहा है कि इन सभी ट्रेंड में जैसा कि आपको बताया गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट राइट बढ़ती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो वो कह रहा है तो ऐसा क्यों हुआ कि बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन।
तो मैं जो कर रहा हूँ वो है एक्सरसाइज का 3.16। क्वेश्चन पहला ही है और क्वेश्चन में कहा गया है कि बेरिलियम हैज़ हायर, बेरिलियम यहाँ लिख देता हूँ मैं और यहाँ लिख देता हूँ बोरोन, जीतना कौन चाहिए आयनेशन एंथैल्पी के बिहाफ से। देखो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 5, बोरोन एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, ये एटॉमिक नंबर 5, ये 4, ये 5। यार लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, तो कौन जीतना चाहिए था? जीतना चाहिए था हमारा बोरोन। बोरोन की आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि बेरिलियम की हाइयर है आयनेशन एंथैल्पी बोरोन से। पहला सरप्राइज तो उन्होंने यही दे दिया कि बेरिलियम की हाई है, मतलब जीतने को कौन जीत गया? आपका बेरिलियम जीत गया। पहला सरप्राइज तो ये हो गया, यार इसकी कैसे आई होगी, यानी एक्सेप्शन। और मेरी बात हमेशा याद रखो, अगर लाइफ में स्पेशल करना है तो कुछ हट के सीखना होगा। नॉर्मल केस जैसे आयनेशन एंथैल्पी लेफ्ट राइट क्या होती है आपकी? इंक्रीज। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जहां पर रूल्स टूटते हैं, और जब रूल्स टूटते हैं तो आपको वो जो रीजंस अगर पता लग गए तो आप नीट मेंस कुछ भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक सिंपल सिटी चीज़ को चाहता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आती है, कॉम्प्लेक्स जो आते हैं तो उससे वो नेगलेक्ट होता है, और हमें उन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ही ज़्यादा समझना है, यही साइंस है, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल है वो तो ठीक है, एक्सेप्शन केस सीखने होते हैं। तो बेरिलियम और बोरोन में से अब जितनी भी नई नई बातें आपको पता लगे आप नोट करते रहना। आज की क्लास में आयनेशन एंथैल्पी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बेरिलियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2, बस ख़त्म होगी। बोरोन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये होती है 1s2 2s2 और 2p1, ये होती है 5। अब देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है वो कहाँ से निकलेगा? s से निकलेगा, ठीक है, 2s से। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है वो 2p से निकलेगा। यहाँ जो एंथैल्पी लगने वाली है वो बोल रहा है वो कम है, लेकिन यहाँ जो एंथैल्पी लगने वाली है आयनेशन एंथैल्पी वो ज़्यादा है, ठीक है ना। वो पूछ रहा है क्यों? सीधा सीधा सा आंसर है क्योंकि अगर न्यूक्लियस के पास देखा जाए, मैं रीजन बता देता हूँ, न्यूक्लियस के अगर पास देखा जाए तो पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, मान लो 4 शेल है, और 4 शेल में सभी को पता है पूरी 4th शेल में क्या होता है? 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है, सभी को पता है इसके बारे में। तो इन सभी में से सभी के सभी 4th शेल में है, एस बी, पी बी, डी बी, एफ सभी 4th शेल में है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछूं कि न्यूक्लियस के पास कौन है, तो आप कहोगे एस हमेशा न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है ना। और फिर पी, फिर डी और फिर एफ, यानी न्यूक्लियस के अगर पास की बात करें तो एस सबसे पास होगा, फिर पी, फिर डी और फिर एफ सबसे दूर होता है अगर एक ही शेल की बात की जाए, ठीक है ना। सिमिलरली अगर 2 की बात हो रही है तो ठीक है भाई, हम 2 को ले लेते हैं। 2 की बात हो रही है तो अब यहाँ पर हम 2s को लेंगे और 2p को लेंगे। अगर ये दूसरी शेल में दोनों ही हैं तो आपको बताना है कि s ज़्यादा पास है या p ज़्यादा पास है। आंसर न्यूक्लियस के पास s, हम देख चुके हैं। तो न्यूक्लियस के पास s है तो इसका मतलब s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस कंपैरिजन टू द p। हाँ, यहाँ 2 होना जरूरी है ताकि पता लगे सेकंड शेल की बात हो रही है, ठीक है ना, सेकंड शेल की बात हो रही है। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर होगा बिकॉज 2s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड देन 2p इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। तो ये आपका आंसर हो गया, और इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन इसकी दे सकते हो। ये देखो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपके नोट्स हैं। इन बेरिलियम कोमा द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल सिंस 2s ऑर्बिटल आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस देन 2p, सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। यहाँ से डिफिकल्ट हो जाएगा रिमूव करना। और इसके कंपैरिजन में इन बोरोन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल सिंस 2p ऑर्बिटल आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड by the nucleus as comparison to the 2s electron, so it is easy to remove electron from outermost shell। तो यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है पहला केस अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा इसका।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। इसी 16 का एक और केस है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो सेकंड पोर्शन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड टाइप। अब इसमें क्या कहा गया है, सेकंड में ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। तो फिर से बना लेते हैं दो केस। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो भाई? ये होता है 8, ये होता है 7। अगर हम अपने रूल्स की बात करें, जो नॉर्मली हमने रूल्स सीखे हैं, तो वो रूल हमें क्या सिखाता है? वो रूल तो हमें ये सिखाता है कि भाई नाइट्रोजन आ गया आपका यहाँ 7th ग्रुप में, ऑक्सीजन आ गया आपका 8th ग्रुप में। एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, तो ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए थी? ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी। बट क्वेश्चन कह रहा है ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की है, बस आप प्रूव करो। यानी एक और एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन आ गया है। तो यहां भी हम देखते हैं इन डेप्थ एनालिसिस क्या है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p4, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p3। अब तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि 2p इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोज है, लेकिन यहाँ भी 2p इलेक्ट्रॉन है, दोनों में 2p है, तो ज़्यादा न्यूक्लियस से कौन सा क्लोज है हम बोल ही नहीं सकते इसके बारे में। इसीलिए स्ट्रेटजी दूसरी इस्तेमाल होगी यहाँ पर। 2p की कॉन्फ़िगरेशन एक बार करके देखो किस रूल के हिसाब से? हंट्स के हिसाब से 1 2 3 4। यहाँ भी 2p की कॉन्फ़िगरेशन करके देखो 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ देखो ये हो गया कंप्लीटली हाफ फिल्ड। और जैसा कि हमने इससे पहले चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, जो कंप्लीटली हाफ फिल्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है, जो कंप्लीटली फुली फिल्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है। रीजन दो थे, क्या? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाफ फिल्ड है, मोर स्टेबल है, इसका मतलब यहाँ जो एनर्जी लगेगी वो बहुत ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कंपैरेटिवली। यहाँ आपकी एनर्जी इसको निकालने के लिए बहुत ही कम लगेगी एनर्जी। तो पता लग गया इसका रीजन क्या था? इस क्वेश्चन का रीजन एक ही था, क्या? हाफ फिल्ड मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड मोर स्टेबल। ठीक है, इसका रीजन ये था कि हाफ फिल्ड मोर स्टेबल है। एक बार एक केंद्रीय विद्यालय की कोई टीचर है, उसने ये पूछा था कि बताओ कि आप बोलते हो कि P में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये हाफ फिल्ड मोर स्टेबल है, D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये हाफ फिल्ड मोर स्टेबल है। ठीक है, इसी तरह F में भी अगर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भी ये हाफ फिल्ड मोर स्टेबल है। तो वो उसने पूछा कि S में जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है तब ये स्टेबल क्यों नहीं होता? कभी सोचा है? जब आप सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करते हो जो कि 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो यहाँ S में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। यार ये तो हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होना चाहिए, नहीं होता। ठीक है ना, ये आसानी से क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो इसका जो रीजन है एस इलेक्ट्रॉन जो है, तो वो जो रीजन है आपका क्या होगा? तो जैसा कि हमें पता है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो होते हैं उनके दो रूल होते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो हर किसी में देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ ये किससे एक्सचेंज करेगा एनर्जी? इसीलिए इसे हम हाफ फील्ड को स्टेबल नहीं मानते और सोडियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है, और आगे चलते हैं स्टोरी में। अभी तक हमने जो ये केस किया है तो इसका रीजन क्या हो गया? हाफ फील्ड मोर स्टेबल, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। चेक कर लेते हैं इसको भी एक बार, आपके नोट्स में ये यहाँ पे दे रखा है। देखो बड़ा सिंपल सा है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन कर दे। इन नाइट्रोजन 2p ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड मोर स्टेबल, सो इट रिक्वायर हाई एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यहाँ अगर देखें तो इन ऑक्सीजन atom 2p orbital is neither fully filled nor half filled, so it require less energy as comparison to nitrogen to remove electron। ठीक है ना, तो ये केस भी हो गया खत्म। एक केस और भी इसी का ही है, इन्होंने कहा है कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन फ्लोरीन।
फ्लोरीन का भी केस है, यानी ये केस भी दे रखा है इन्होंने ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। तो यही 3.16 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का अदर पार्ट है। अब की बार है ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फिर से देखते हैं इनका एनालिसिस। भाई ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, ये तो सिंपल हमारे रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। रूल क्या कह रहा था? आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट राइट क्या होती है? इंक्रीज। तो यस, अब कौन जीत रहा है इसमें? ये कह रहा है ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। यस, और फ्लोरीन की तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे ही ज़्यादा है। तो यहाँ तो आप कॉन्फ़िगरेशन भी करोगे 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5, तो इन दोनों के कंपैरिजन में देखेंगे तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। ये तो हमारे रूल को ही फॉलो कर रहा है। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इफेक्टिवली बाउंड हो जाते हैं किससे? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। तो इसका जो आंसर है बड़ा नॉर्मली है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। As we go left to right in the periodic table, the effective nuclear charge increase and hence fluorine has high effective nuclear charge. Therefore, fluorine has high ionization enthalpy than oxygen. तो ये तो सिंपल था और ये तो खत्म हो गया वैसे ही। अब एनसीईआरटी के कुछ ऐसे केसेस हैं जो हमारे जो नॉलेज को बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक ले जाते हैं, तो उन सभी केसेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पहला केस है वो है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15। अपनी एनसीईआरटी निकालो और क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करो। तो क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? ये देखो, अब की बार क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ये तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा था। ओके, कैलकुलेट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म ऑफ जूल पर मोल। यानी आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है इसकी, लेकिन जूल पर मोल में होनी चाहिए, ठीक है ना? यानी 1 मोल की होनी चाहिए। तो कुल मिला के हम जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का। और यहाँ ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन के बारे में सभी को पता है, इसकी जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है वो कितनी होती है? -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। तो इसको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में एनर्जी जो लगेगी, बिल्कुल रिमूव करने में वो इतनी ही तो लगेगी। अगर इतनी एनर्जी से वो बाउंड है तो इसको निकालने में इतनी ही एनर्जी लगेगी। तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गई। बस इसी वैल्यू को आप पॉजिटिव में कर दो, इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, एक एटम की जूल पर एटम, एक एटम की ये, ठीक है। लेकिन वो तो एक मोल एटम की पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 1 एटम अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी है? 2.18 10⁻18 जूल। तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 6.022 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आएगा आपका वो जूल पर मोल हो गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इसका जो आंसर है बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका जो आंसर आ जाएगा वो जूल पर मोल में आएगा आंसर, कि 1 मोल एटम को के इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतनी एनर्जी लगती है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जो है वो इतनी है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एट जूल पर मोल। तो इन्होंने बता दी, एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से बिल्कुल इन्फिनिटी तक ले जाने का मतलब बिल्कुल ही बाहर निकालने में इतनी ही एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी से वो बाउंड है, ठीक है ना? उतनी एनर्जी दोगे जब वो निकल जाएगा वहां से, ठीक है। तो ये इतनी एनर्जी हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो 1 मोल के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.31 इंटू 10⁶ आंसर आ गया 1.31 इंटू 10⁶ जूल पर मोल, इतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपका 17, आपकी एक्सरसाइज का 17। देखो भाई एक्सरसाइज का 17 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है हाउ डू यू एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 17, इस पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाउ डू यू एक्सप्लेन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो पहली और दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में कंपटीशन है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में सिंपल एक बात बोली गई है, जैसे ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, मैं सेक्शन बना दूं, फिर से सोडियम है और ये मैग्नीशियम है, ठीक है, ये दो सेक्शन है। ये ऊपर जो वाला सेक्शन है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट के लिए है और अगले वाला सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड के लिए है, ठीक है ना। ये फर्स्ट के लिए है और ये सेकंड के लिए। देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन, देखो भाई 1s2 2s2 2p6 3s1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। पहला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आप निकालोगे, आसान है, निकल जाएगा। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6, ये तो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन होगी, 6 और 4 10 नियोन की होगी ना, तो वो मोर स्टेबल है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। 3s, यहाँ भी 3s है, दोनों में सेम है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी, नहीं। तो कहाँ जल्दी निकलेगा, आंसर है सोडियम में जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी सोडियम में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी वो कम आएगी और इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी वो ज़्यादा आएगी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आप ऐसे भी बोल सकते हो, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम 11 से 12, तो एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, ठीक है ना, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और जैसे इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब ये सोडियम नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव, और ये क्या, अब मैग्नीशियम नहीं रहा, क्या बन गया, Mg पॉजिटिव। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो देखो क्या होगी, इसकी हो जाएगी अब क्या 1s2 2s2 2p6, इसकी क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। अब दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी देखो, क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे, नहीं। नोबल गैस की किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है, इनर्ट है, ठीक है ना। तो वो चाहती ही नहीं कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन निकाले, वो खुश है और बहुत अच्छी तरह से रह रहा है नोबल गैस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना जो होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और जल्दी से निकल जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। तो इस बात को एक्सप्लेन, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली आपको दिखाया है और समझाया भी है, पहले केस में क्या कौन सा केस लग गया, ये लॉस करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहता है। दूसरा केस क्या हो गया, अब ये लॉस करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये नोबल गैस ऑलरेडी है कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इसको अगर हम प्रॉपर अपने नोट्स में देखें तो हमारे नोट्स में ये इसके बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, और जो नोट्स में नहीं है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ। हर साल नोट्स अपडेट होते हैं, हर साल नए नए जो क्वेश्चन है वो हम लिखते हैं। तो 17 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये देखो, आपको आंसर में 2 केस देने हैं, पहला केस डिस्कस करना है फिर दूसरा। तो पहला केस क्या डिस्कस कर रखा है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द 3s इलेक्ट्रॉन, दोनों केसेस में 3s बट न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। ओके, ये भी हमने डिस्कस करा था। देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लेस देन द मैग्नीशियम। और के सेकंड की बात करें तो आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विच इज वेरी स्टेबल, हैंस रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na पॉजिटिव इज वेरी डिफिकल्ट। ऑन द अदर हैंड अगर देखें हम
On the other hand, after losing one electron, Mg positive has configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Now, electron has to be removed from 3s orbital, which is much easier. Therefore, ionization enthalpy second for यानी delta IH2 of sodium is higher than of मैग्नीशियम। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि ये बहुत खास क्वेश्चन था। पहले का जो मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो पहले का ओवरऑल कंक्लूजन के हिसाब से जो रीजन है वो क्या है कि सोडियम की आयन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम था। यहाँ पर क्या है कि आफ्टर अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अब सोडियम Na पॉजिटिव का जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी है। ठीक है ना। तो ये था आपका ये क्वेश्चन 17 जो कि हो गया ख़त्म। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी के केसेस को डिस्कस कर रहे हैं हम, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो है टॉपिक आज चला हुआ है। अगले इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 18, और 18 में क्या कहा गया है वो भी देखो। 18 में कहा गया है व्हाट आर वेरियस फैक्टर ड्यू टू विच आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट टेंड टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जहां से टॉप टू बॉटम जाने पर हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना, शील्ड जो बनते हैं उसका जो इफेक्ट, इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट पुअर कब होता है, ये दोनों की दोनों चीज आज की क्लास में आप सीख जाओगे। तो ये है SHI शील्डिंग इफेक्ट, इसी को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये इसी के नाम है। जो डेफिनेशन है वो बहुत बढ़िया डेफिनेशन आपके सामने दूंगा, उसी को आपको लिखना है। तो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है समझना एक बार ध्यान से। बड़ा सिंपल सा वे है मेरा समझाने का। ये 12th में भी बहुत परेशान करने वाला है आपको। अगर आप अभी सीख गए तो 11th में भी और 12th में भी, दोनों में कई क्वेश्चन पे ग्रिप बन जाएगी आपकी, और बहुत सिंपल तरीके से समझ में आता है। देखो, पहले तो जनरली समझना जो मैं बोलने वाला हूँ। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और क्लास में बीच में बड़ी हाइट के बच्चे बैठ गए, जिनकी वजह से सबसे पीछे बैठने वाले छोटी हाइट के बच्चों को ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यानी जो छोटी हाइट के बच्चे हैं वो इसीलिए ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि बीच में बड़ी हाइट के बच्चे हैं। मान लो ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ये आपकी क्लास की रो है, और यहाँ बैठ के आपके छोटे बड़ी हाइट के बच्चे, जिनकी वजह से इन बच्चों को ये बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका क्या बोलेंगे हम, शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड बन गया आपका बीच में। तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बीच में आते हैं, और इनकी वजह से इनको ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये बीच में ऐसा शील्ड बना लेता है, बीच में रुकावट बना लेता है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है इस न्यूक्लियस से कट जाता है, एक तरह से रुक जाता है। इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है ना। अब किसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, आंसर जानकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कमाल का होता है। पी का उससे कम, डी का उससे भी कम, और एफ का सबसे कम। यानी सबसे पुअरर शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो एफ का होता है। अब आप कहोगे यार ऐसे कैसे, तो मैं बता दूं, एस की जो शेप होती है वो क्या होती है आपकी, स्फेरिकल। इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखा। स्फेरिकल शेप में बेशक से 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली चारों तरफ इस तरीके से घूमते रहते हैं। ठीक है ना, चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, इस तरीके से। ठीक है ना। कहाँ पे, एस में। पी डी एफ, एफ तक आते आते कुछ ये हाल हो जाता है कि एफ की शेप ही कुछ ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चारों तरफ नहीं घूम पाते और एक जगह ही सिमट के रह जाते हैं। यानी एफ की जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, पुअर, और एस की जो शील्ड है वो क्या है, बेस्ट। ठीक है ना। तो सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसकी बनती है, एफ की और डी की।
ठीक है ना, ये मान के चलना। पुअरर तो ये पुअर, अगर ये पुअरर है तो ये भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये भी पुअर ही है, ये मान के चलना, ठीक है ना। तो जो सबसे अच्छी होती है वो किसकी होती है, एस की होती है। सबसे पुअर किसकी होती है, वो एफ की होती है, शील्ड जो बनती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी शेप कुछ ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह सिमट के रह जाते हैं, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि यहाँ पे मान लो ये सोना है और इसकी प्रोटेक्शन करनी है, तो एस के जो दो सिपाही हैं, बेशक से दो हैं, लेकिन ये पूरी रात चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ते बढ़ते जो ये सिपाही हैं, इसके जो 4 में आते हैं एफ के, जिसको इस सोने की प्रोटेक्शन करनी है या गोल्ड की डायमंड की प्रोटेक्शन करनी है, तो ये क्या करते हैं, पूरी रात एक ही कमरे में रह के और बिना सिक्योरिटी करे रह जाते हैं, इसीलिए ये इसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इसकी शेप ही कुछ ऐसी होती है एफ की और डी की, जैसे वो डबल डम्बल देखी थी, क्लोवर लीफ लाइक देखी थी, कि ये इसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते न्यूक्लियस की, ठीक है ना। तो इसलिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं बेचारे, वो इनकी वजह से जो डी और एफ की वजह से जो शील्ड बनती है वो क्या, पुअर बनती है। तो ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो गया। और जो बेस्ट शील्ड है वो क्या है आपका, उसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो डेफिनेशन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की आएगी वो मैं आपके पास जो लिंक सेंड करूंगा उसमें देखना आप, वो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। नहीं तो आप इसकी कई सारी डेफिनेशन है जो मिल जाएंगी, लेकिन जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है वो मैं आपके पास शेयर कर दूंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट की, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका कोई ज़्यादा डेफिनेशन है ही नहीं, मतलब एनसीईआरटी में तो डिस्कशन भी बहुत कम है इसका। आगे हम चलेंगे तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 को हम डिस्कस कर रहे थे, जो इसी पे बेस्ड था। क्या था, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ड्यू टू विच आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट टेंड टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप कैसे कम हो जाती है, ये देखो। जैसे मान लो हम किसी एक एलिमेंट की बात करें, एक ग्रुप की बात करें, 13 की बात करें, तो बहादुर अली गया इन तमिल। तो अंदाज़ा लगाओ कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 813 किलोजूल पर मोल है, और इसकी यहाँ आते आते 550 ही रहेगी, तमिल तक आते आते। तो ऐसा क्यों हुआ, आंसर है शील्ड बनते चले गए। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी ऐसा हुआ। तो इसका जो प्रॉपर और क्लियर कट जो आंसर है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो, जो रीजन बताया है कि डाउन द ग्रुप ऐसा क्यों होता है। द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप आर लिस्टेड बिलो। नंबर 1, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। साइज बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो गए, एज ए रिजल्ट एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीज हो गया डाउन द ग्रुप जाने पर। एज द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज, इसके वजह से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन आर नॉट हेल्ड वेरी स्ट्रांगली, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, और इसकी वजह से दे कैन बी रिमूव्ड इजीली। तो क्या हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे हम बॉटम में गए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। एक और रीजन बताया उन्होंने, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड बनने से भी, अगर शील्ड बन जाती है, मान लो यहाँ शील्ड बन गई, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से रिमूव होता है। तो इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, द नंबर ऑफ इनर शेल जितनी बढ़ेंगी, नंबर ऑफ इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, देयरफॉर शील्डिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस बाय द इनर कोर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। शील्ड इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, एज ए रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट हेल्ड वेरी टाइटली बाय द न्यूक्लियस। तो 2 रीजन उन्होंने बता दिए, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता दिया और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 3.18, तो इसके 2 रीजन बताए हैं। पहला, कहीं ना कहीं जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से जोड़ा गया है, और दूसरा जो है वो शील्डिंग इफेक्ट से जुड़ा गया है, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आपको तो क्लियर कट जो मेन पॉइंट हैं वो आने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो देखो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 19 क्वेश्चन कह रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी चेक करो ग्रुप 13 एलिमेंट की, बहादुर अली गया इन तमिल। तो वो कह रहा है बहादुर यानी बोरोन की तो 801 थी, लेकिन एल्यूमिनियम की 577 यानी 577, गैलियम की एकदम से कैसे बढ़ गई भाई, इसकी तो कम होनी चाहिए थी।
बोरोन के बाद गैलियम आया तो इसकी तो क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, तो इसकी बढ़ कैसे गई? आंसर है कि जो बोरोन के बाद गैलियम आया उसमें डी ब्लॉक की एंट्री हो गई, डी ऑर्बिटल की एंट्री हो गई। जैसे कि आप देख सकते हो गैलियम के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और डी देखो इस लाइन में अगर आप देखोगे तो पहली लाइन में अगर आप देखोगे तो डी नहीं होता, पहली लाइन में कहीं भी डी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी लाइन में भी डी नहीं होता एल्यूमिनियम, लेकिन जैसे हम तीसरी लाइन में आते हैं तो डी की एंट्री हो जाती है। सॉरी तीसरी कह रहा हूँ, फर्स्ट लाइन तो हाइड्रोजन हीलियम की है, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन ये रही, फोर्थ लाइन से डी की एंट्री होती है, सिक्स्थ लाइन से एफ की एंट्री हो जाती है। तो फोर्थ लाइन में आता है आपका ये रहा गैलियम, तो यहाँ आपका डी आएगा ही आएगा। देखो ये 4s2 4p1 है ना, तो इससे पहले 3d जो है वो 10 हो चुका है, ठीक है ना, 3d 10 हो चुका है। तो d में 10 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से अब बताओ क्या हुआ, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, बताया था पुअर हो गया। अब जैसे d का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो गया तो आप सोचो खुद ही कि इसी की अगर मैं बात करूं तो पहली शेल, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ गैलियम की, तो पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल में 3d 10 आ गया और फोर्थ शेल में इसका उसने बताया था 4s1 4p2 आ गया। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। तो डी ने क्या कर दिया, इस शेल, इसका जो शील्ड है वो क्या कर दिया, पुअर कर दिया, जिसकी वजह से ये पुअर होने की वजह से शील्ड ही नहीं बन पा रहा अच्छा, तो बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या हो गए, अट्रैक्ट होने की वजह से साइज क्या हो गया, सिकुड़ गया, कम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो वेरिएशन आई है, एल्यूमिनियम का साइज जो है वो, एल्यूमिनियम का साइज जो है वो स्लाइटली बड़ा होता है और गैलियम का साइज जो स्लाइटली छोटा होता है। रीजन क्या है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, सारा खेल वही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो इन्होंने सिंपल जो लैंग्वेज में बोला है वो यही है। देखो बट, यहाँ से देखना जरा ध्यान से, बट गैलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम, होगी भी भाई, हायर होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड हो गए न्यूक्लियस से, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन जो थे वो बाहरी, वो बाउंड हो गए। वो क्यों हो पाए बाउंड, क्योंकि 3d इलेक्ट्रॉन ने जो शील्ड बनाया वो बकवास बनाया। तो वो कह रहा है गैलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम फॉलो इमीडिएटली आफ्टर एस ब्लॉक, ठीक है ना। एस ब्लॉक के बाद ही आता है, जैसे कि मैंने बताया एस ब्लॉक के बाद आता है, लेकिन गैलियम जो है वो डी ब्लॉक आ जाता है, गैलियम में फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक के बाद आता है। इसका मतलब शील्डिंग प्रोवाइड बाय डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट वेरी इफेक्टिव, ठीक है ना। These electron do not shield the valence electron very effectively. Therefore, valence electron of gallium experience greater effective nuclear charge than aluminium. और इसी वजह से इसका साइज भी छोटा हो जाता है, और साइज छोटा हो यानी इलेक्ट्रॉन इससे अच्छी तरह बाउंड हो जाते हैं न्यूक्लियस से, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं होता, वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है इसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो ये भी समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या है क्वेश्चन 25, इस पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ भाई। क्वेश्चन है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 2 आइसोटोप, सेम रहेंगे, डिफरेंट होंगे, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। 2 आइसोटोप की बात कर रहे हैं वो, कि अगर 2 आइसोटोप ले लिए जाएं तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम रहेगी या डिफरेंट होगी। तो ये देखो हम यहाँ इतने में कर देंगे ख़त्म। क्वेश्चन है 3.25 का, और क्वेश्चन में ये कहा गया है, मान लो मैं कार्बन का एग्जांपल लूँ, ये 6, ये 13, कार्बन के आइसोटोप होते हैं ये 6 और 14, 12 भी होता है, लेकिन 2 ही आइसोटोप से काम चला लेंगे हम, ठीक है। तो ये 2 आइसोटोप लिख दिए कार्बन के, एक 12 भी होता है। तो देखो अब जरा ध्यान से, अगर कोई कहे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड है, तो भाई वो 2 चीज़ों पे डिपेंड है। नंबर 1 प्रोटॉन, यहाँ देखो प्रोटॉन 6, यहाँ भी देख लो प्रोटॉन 6, और दूसरा प्रोटॉन पे कैसे डिपेंड है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए किसकी जरूरत होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ से आता है, प्रोटॉन से ही तो आता है, वही तो न्यूक्लियस में है, वही तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर अगर चेक करोगे इलेक्ट्रॉन तो ये भी 6 ही हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो ये भी 6 ही हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, प्रोटॉन भी सेम है। अगर आप कहोगे कि यार इलेक्ट्रॉन से कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन हो सकती है, सिर्फ प्रोटॉन से ही तो होती है,
जैसे लेफ्ट राइट जाते हैं हम पीरियोडिक टेबल में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन की कोई वजह ही नहीं होती आयनाइजेशन एंथैल्पी में? होती है। जैसे कि हमने देखा अभी अभी, क्या नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को हरा दिया, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा थी। क्यों हरा दिया भाई? जबकि इसके तो प्रोटॉन कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 7 थे, इसके प्रोटॉन तो 8 थे, फिर भी नाइट्रोजन इसको हरा दिया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन थे वो भी 7 थे। और याद होगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? हाफ फिल्ड मोर स्टेबल। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो है वो भी डिसाइड करती है कि आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। तो कुल मिला के आयनाइजेशन एंथैल्पी दो चीज़ों पे डिपेंड है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और आइसोटोप एक ऐसी चीज़ है जहां पर मास नंबर अलग होता है ड्यू टू न्यूट्रॉन। ठीक है ना, मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब प्रोटॉन सेम और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। तो क्या कभी दो आइसोटोप की आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग अलग हो सकती है? आंसर है नो। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी? दोनों की सेम। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की सेम रहेगी। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आसानी था यार, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बस इसको तो चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या आंसर दिया है। आंसर दे रखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दैट एटम। नाउ द आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटोप भी सेम। ठीक है ना, तो ये हमेशा सेम रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, इसको भी जब रह ही गया है तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं जब इतने सारे हो गए। तो 37 में कहा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज फॉर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। यस, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। भाई एक एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता है सक्सेसिव, लेकिन एक एक प्रोटॉन भी बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। यस, इंक्रीज होती है। बी, greatest increase in ionization enthalpy is experienced by the removal of electron from the नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है? नहीं, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड मोर स्टेबल है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सपीरियंस की जाती है वहाँ पे। ठीक है, अगला सी पार्ट, एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दें सभी, जैसे मैग्नीशियम में लास्ट में 3s2 हटा दें, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाती है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब एकदम से ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है, बिग जंप होता है। यस, तो ये सी भी करेक्ट है, इन्होंने गलत निशान लगा रखा है। इनकरेक्ट कौन सा रहेगा? अब तो डी होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग लोअर एन की वैल्यू। मान लो आप बताओ 3s में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दोगे या 5s में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दोगे? वही पूछ रहा है कि लोअर में से इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है वो मुश्किल होता है, लेकिन ये तो कह रहे हैं रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बियरिंग एन लोअर एन की वैल्यू जो है वो ईजियर है। नहीं, ये गलत है। 3s में से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा और 5s में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, क्योंकि 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो बड़ी इजीली आप इसको समझ सकते हो। जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस इम्पोर्टेंट क्लास। उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। टेक केयर।